हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 का एग्ज़ाम आपका आज 6 सितंबर और 7 सितंबर को होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जीके और जीएस के हमें देखने को मिलेंगे। इन 50 क्वेश्चन में मैं दोस्तों आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। अगर और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था। तो क्या नहीं पाया गया था ये आपको बताना है। एक नाचने वाली लड़की की कांस्य प्रतिमा ये कहाँ पर पाई गई, इसका जवाब आपको पता होगा। ये पाई गई मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो के अंदर पाई गई। उसके बाद घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले, घोड़े के साक्ष्य मिले कहाँ से, ये मिले सुत कोतड़ा, सुत कोतड़ा से मिले। उसके बाद दाढ़ी वाले सिलखड़ी की छवि कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिली। उसके बाद माँ देवी की टेराकोटा मूर्ति कहाँ से मिली, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े के साक्ष्य सुरकोटदा से मिले। आपको पता होगा दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। इसकी खोज हुई 1922 के अंदर। और इसे खोजा किसने, इसे खोजा राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने इसे खोजा, राखलदास बनर्जी ने इसे खोजा। एक बात करते हैं सुत कोतड़ा, सुत कोतड़ा की जब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे सुत कोतड़ा, सुत कोतड़ा, सुत कोतड़ा की खोज कब हुई, इसकी खोज हुई 1964 के अंदर। इसे खोजा किसने, इसे खोजा, खोज करने वाला व्यक्ति था वो था जेपी जोशी, जेपी जोशी इसके खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है 1919 की हंटर कमेटी के भारतीय सदस्य कौन थे। आपको पता होगा 1919 के हंटर कमेटी के भारतीय सदस्य कौन थे। हम बात करेंगे हंटर कमेटी, हंटर कमेटी, हंटर कमेटी की जब हम बात करते हैं, हंटर कमेटी की स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना होती है 1919 में। और इसकी स्थापना क्यों होती है, इसकी स्थापना क्यों होती है ये आपको पता होगा। 1919 में जो स्थापना होती है वो क्यों होती है, वो होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन होता है। और हंटर कमेटी में कितने भारतीय सदस्य थे, कितने भारतीय सदस्य थे, आप सभी को पता होगा। इसमें 3 भारतीय सदस्य थे जिनका नाम था, पहला नाम था चिमनलाल सीतलवाड़, चिमनलाल सीतलवाड़, सीतलवाड़। दूसरा नाम था पंडित जगत नारायण, पंडित जगत नारायण। और आपका तीसरा नाम था सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद। ये 3 व्यक्ति थे, ये 3 व्यक्ति थे जो हंटर कमेटी में अध्यक्ष थे भारत की तरफ से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ
13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1791 में बनारस हिंदू 1791 में बनारस में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? आपको पता होगा वो स्थापना हुई थी किसकी? संस्कृत कॉलेज की। किसकी स्थापना हुई थी? संस्कृत कॉलेज की। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई। किसने की? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किसने स्थापना इसकी की थी? वो की थी जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना 1791 में की थी। आपको पता होगा दोस्तों। चलो उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि संस्कृत कॉलेज 1958 में एक विश्वविद्यालय बन गया। एक विश्वविद्यालय बन गया था और इसका नाम 1974 में इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया था। विश्वविद्यालय कर दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दयानंद कॉलेज। दयानंद कॉलेज कहाँ पर है? ये आपका हिसार के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। हिंदू कॉलेज को वर्तमान में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? 1916 के अंदर इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4, धनुर्वेद निम्नलिखित में से किसका एक उपवेद है? आपको पता होगा धनुर्वेद किसका एक उपवेद है? धनुर्वेद है यजुर्वेद का एक उपवेद है। यजुर्वेद का एक उपवेद है। आप सभी को पता होगा दोस्तों यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी। एक तो थी शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी थी कृष्ण यजुर्वेद। इसकी 2 शाखाएं थी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए यहाँ से कुछ और पॉइंट जानते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ से, हम लेते हैं यहाँ से धनुर्वेद किसकी शाखा थी? धनुर्वेद किसकी शाखा थी? आपको बताना है। सेकंड पॉइंट है आयुर्वेद किसकी शाखा थी? आयुर्वेद किसकी शाखा थी? ये आपको बताना है। तीसरा पॉइंट है गंधर्व वेद किसकी शाखा थी? गंधर्व वेद किसकी शाखा है? ये आपको बताना है। और शिल्प वेद किसकी शाखा है? शिल्प वेद किसकी शाखा है? आपको पता होगा दोस्तों कि हमने धनुर्वेद अभी किया है, ये है यजुर्वेद की शाखा। यजुर्वेद की शाखा है। आयुर्वेद किसकी शाखा है? ऋग्वेद की शाखा है। आयुर्वेद ऋग्वेद की एक शाखा है। आयुर्वेद ऋग्वेद की एक शाखा है। आपको ध्यान रखना है। गंधर्व वेद किसकी शाखा है? गंधर्व वेद सामवेद की एक शाखा है। सामवेद की एक शाखा है। शिल्प वेद किसकी शाखा है? अथर्व वेद की एक शाखा है। अथर्व वेद की एक शाखा है। आपको ध्यान रखना है। 1 सेकंड देंगे दोस्तों।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश के शासनकाल में सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए थे, उन्हें क्या कहा जाता था? आपको पता होगा उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे बंदरन, उन्हें क्या कहते थे हम? बंदरन कहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या हम लिख सकते हैं कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो आपको पता होगा गुलाम वंश, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है किसने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, वो किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसका विरोध किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। सरदार पटेल, आपको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार पटेल की प्रतिमा है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते थे, सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। और लाल कुर्ती दल की स्थापना करने वाले कौन थे? लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल की स्थापना करने वाले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। वीर सावरकर, आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, यह इनकी पहली पुस्तक लिखी थी इन्होंने, वीर सावरकर जी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सतारा, बलिया, तामलुक और तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध थे? आपको पता होगा ये प्रसिद्ध थे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारें के लिए प्रसिद्ध था। सतारा कहां पर है? अगर मैं पूछूं, सतारा आपका महाराष्ट्र के अंदर है, बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी के अंदर है। तामलुक कहां पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और तालचेर उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूं कि सतारा का नेता कौन था? सतारा का जो नेता था वो था, सतारा का जो नेता था वो कौन था? नाना पाटिल। सतारा का नेता कौन था महाराष्ट्र में? नाना पाटिल, नाना पाटिल आप लिख सकते हैं, हालांकि ये नहीं पूछता। बलिया का कौन था नेता? बलिया का था चित्तू पांडे, चित्तू पांडे बलिया का नेता था। तामलुक, तामलुक पश्चिम बंगाल का कौन था? वो था सतीश सामंत, सतीश सामंत यहाँ का नेता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को, भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ पर लिखवा देता हूं, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, कि एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? किसने
गढ़ा था? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पेपर में आ जाए तो बच्चों के होश टाइट कर सकता है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा गढ़ा गया था, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू किया गया? ये किया गया 1909 के अंदर। ये कब लागू किया गया? 1909 के अंदर लागू किया गया। 1909 में लागू किया गया। एक सेकंड दोस्तों, ये कब लागू किया गया? 1909 में लागू किया गया मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। तो सुधार, इस सुधार में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? वो था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, अलग निर्वाचन, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था इस अधिनियम में। 1909 के अधिनियम में सबसे ज्यादा यही था। 1909 के अधिनियम को आपको पता होगा क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का अधिनियम। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का अधिनियम एक्ट भी कहते हैं, एक्ट भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। 1920 में क्या हुआ? 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं 1897 में क्या हुआ? शिकागो सम्मेलन। शिकागो सम्मेलन, शिकागो सम्मेलन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था? रद्द किया था लॉर्ड होर्डिंग ने। रद्द किया था किसने? लॉर्ड होर्डिंग ने। कब रद्द किया था? 1911 के अंदर रद्द किया था। 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब लॉर्ड मिंटो, मैंने अभी बताया मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंदर आया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन लगाया। बंगाल विभाजन लगाया। कब लगाया? 1905 के अंदर। चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड आपको पता होगा, चेम्सफोर्ड अधिनियम आया 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून, अगर मैं यहाँ पर 1.30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को स्थानांतरित कर दी जाएगी। ये किसका कथन था? ये कथन था क्लीमेंट इटली का। उसने कहा था कि 20 फरवरी 1947 को कहा था कि 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को दे दी जाएगी। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे भी जिन्हें हम अच्छे से कवर करेंगे। अगर मैं कहूं कि वेवेल के स्थान पर कौन आया था? वो आया था लॉर्ड माउंटबेटन। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? वो विभाजन का हिस्सा नहीं है ऊंचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ऊंचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र विभाजन का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ और ध्यान रखते हैं। भारतीय, एक सेकंड देंगे दोस्तों, भारतीय भारतीय भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, भारतीय भौगोलिक विभाजन कई तरीकों से किया जाता है। जैसे कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है आपका हिमालय पर्वत, हिमालय हिमालय पर्वत क्या है विभाजन का
हिस्सा, भौतिक विभाजन के हिस्से, हम ऐसे लिखेंगे हिस्से। ठीक है, हिमालय पर्वत विभाजन का हिस्सा है। दूसरा, उत्तरी मैदान विभाजन का हिस्सा है, उत्तरी मैदान विभाजन का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार विभाजन का हिस्सा है। चौथा पॉइंट है भारतीय रेगिस्तान, भारतीय रेगिस्तान विभाजन का हिस्सा है। पांचवा पॉइंट है आपका तटीय मैदान, तटीय मैदान विभाजन का हिस्सा है। और छठा पॉइंट है द्वीप, ये भी विभाजन का हिस्सा है। तो अब ब्रह्मपुत्र गंगा का मैदान ये तो हिस्सा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। थार मरुस्थल रेगिस्तान ये भी हिस्सा है, ये भी नहीं होगा। तटीय मैदान और द्वीप ये भी है, तो आंसर क्या होगा, ऊंचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय मानक समय IST देश भर में पालन किया जाने वाला समय क्षेत्र है, यह निम्नलिखित में से किस स्थान का वास्तविक समय। ये है आपका मिर्जापुर का। अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं है तो आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद का नैनी स्थान ऑप्शन में मिलेगा, नैनी स्थान ऑप्शन में मिलेगा, या मिर्जापुर ऑप्शन में मिलेगा। अगर हम बात करें भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा किस रेखा को कहते हैं, हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, पूर्वी देशांतर को हम समय रेखा कहते हैं। ठीक है, मैंने कल दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताया था, आप मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा टाइम जोन, सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है, किस देश में है। एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि USA अमेरिका में कितने टाइम जोन है, कितने टाइम जोन है, कितने टाइम जोन है। मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे, इन दोनों का जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। आप यहां से एक पॉइंट और लिखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे भारत का समय, भारत का समय ग्रीनविच से, ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो होती है तमिलनाडु के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अब इसने कहा है यहां पर होती है, लेकिन उत्तर भारत में हम लिखेंगे उत्तर भारत में लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है, वर्षा करता है। लौटता हुआ मानसून कब से कब तक का होता है, ये होता है जून से सितंबर तक, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है, माजुली, असम के अंदर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, जो असम के अंदर है। ठीक है दोस्तों, एक द्वीप और असम के अंदर है, वो है उमानंद, उमानंद द्वीप, उमानंद द्वीप ये भी असम के अंदर है, ये भी कहां पर है, असम के अंदर है। ये भी कहाँ है, असम के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको पता होगा ये जो दोनों द्वीप हैं ये कहाँ पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब बात करते हैं असम की, तो असम, असम में क्या है, असम में एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है।
जो किस लिए प्रसिद्ध है? जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री कौन है? वो है हिमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है। और असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। और आगे यहाँ का पशु कौन है? राजकीय पशु कौन है? वो है एक सींग वाला गैंडा। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है साइबेरियन सारस एक लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में निर्मित में आते हैं? तो ये आता है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। अब इसका पुराना नाम क्या था? इसका जो पुराना नाम था वो था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये हरियाणा के अंदर है, ये हरियाणा के अंदर है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 दिल्ली से किसे जोड़ता है? ये जोड़ता है अमृतसर को। इसे जोड़ता है अमृतसर को जोड़ता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि NH1 को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी? पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी, वो थी लक्षद्वीप के अंदर। पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी, कितनी थी? अगर मैं कहूं लक्षद्वीप के अंदर कुल साक्षरता कितनी थी? कुल साक्षरता कितनी थी? वो थी 91.8%। 91.8%, जो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था, क्योंकि उसने केंद्र शासित प्रदेश ही हमसे पूछा है। सबसे अधिक थी, सबसे ज्यादा थी, आपको ध्यान रखना है 91.8। अगर मैं कहूं कि राज्य कौन सा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता वाला राज्य है, वो है आपका केरल। केरल में कितनी है? लगभग 94%, लगभग 94% साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है। अगर मैं कहूं ओवरऑल बात करते हैं हम, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? कुल साक्षरता दर कितनी थी? कुल साक्षरता वो थी 74.04%, 74.04%। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष साक्षरता जो थी वो थी 82.14%। और महिला साक्षरता कितनी थी? महिला साक्षरता वो कितनी थी? वो थी 65.46%। ये इतनी महिला साक्षरता दर थी। मैं यहाँ पर कुछ केंद्र शासित कुछ नाम लिखता हूं जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले
वो साक्षरता वाले थे, तो साक्षरता वाले राज्य थे। पहले नंबर पर था केरल। केरल में 94% साक्षरता थी। दूसरे नंबर पर था आपका कौन? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 91.8% थी। 91.8%। मिजोरम तीसरे नंबर पर था। मिजोरम में 91.3% थी। 91.3% थी। और आपका चौथे नंबर पर था गोवा। 88.7% थी। 88.7% थी। और अब पांचवें नंबर पर था आपका त्रिपुरा। ये टॉप 5 राज्य हैं जिनमें साक्षरता दर सर्वाधिक थी, 87.2%। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया? किस शहर में शुरू किया गया? तो वो किया गया है पुणे के अंदर। वो कहाँ किया गया है? पुणे के अंदर शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है नाबार्ड ने। इसने नाबार्ड ने शुरू किया है। और नाबार्ड की स्थापना कब होती है? नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 के अंदर। 1982 के अंदर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर IR8 किस फसल की बोनी किस्म है? IR8 किस फसल की बोनी किस्म है? ये है आपकी चावल की। ये किसकी बोनी किस्म है? ये है चावल की बोनी किस्म है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है कुद्रेमुख खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा कुद्रेमुख जो खान है वो आपकी कर्नाटक के अंदर स्थित है। वो कहाँ है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। और कुद्रेमुख खान जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? वो है भारत का। वो किसका है? भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपको पता होगा। और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 1950 में क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है। लेकिन बनकर कब तैयार हुआ? ये या अंगीकार कब किया गया? यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का संविधान अंगीकार कब किया गया? अंगीकार या स्वीकृत कब किया गया? स्वीकृति मिली थी। वो मिली थी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग थे। 22 भाग थे। वर्तमान की बात करें तो मूल संविधान में इतने थे। वर्तमान संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 450 प्लस अनुच्छेद। 450 प्लस अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका का प्रावधान शामिल है? संघ कार्यपालिका आपको पता होगा। संघ जो है वो भाग 5 में है। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 किससे संबंधित है? ये है मौलिक अधिकार से। ये किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। बात करते हैं इसकी भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है?
भाग 4 संबंधित है डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 किससे रिलेटेड है? आपका भाग 6 संबंधित है किससे? वो है राज्य से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। आप यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, वो होता है भाग 4 ए। भाग 4 ए, और ये भाग 4 ए किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो संघ में क्या आता है? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 से कहां तक? आर्टिकल 52 से 151 तक। 151 तक मौलिक अधिकार आता है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। डीपीएसपी 36 से 51 तक। और राज्य आता है कहां से? 152 से आगे। 152 से शुरू होता है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ए। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित है? अब आपको पता होगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार वो है आर्टिकल नंबर 14 से 18। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। उपाधियों का अंत आपका आता है किसमें? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में आता है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये स्वतंत्रता के अधिकार में चला जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। ये समानता के अधिकार से संबंधित नहीं। धार्मिक मामलों में अनुच्छेद 25 से 28 वाले में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, ये भी नहीं होगा। तो वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के तहत संयुक्त प्रांत का अंतिम राज्यपाल कौन था? हम कहेंगे संयुक्त प्रांत किसे कहते थे भाई? यूपी को। और यूपी का अंतिम राज्यपाल हमें बताना है। अंतिम राज्यपाल कौन था? वो था फ्रांसिस वर्नर वाइली। फ्रांसिस वर्नर वाइली अंतिम राज्यपाल थे। कब से कब तक? 1945 से 1947 तक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान ने पहली बार से ऊपर यहां पर डैश है दोस्तों, पहली बार डैश से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। तो पहली बार किस आयु से ऊपर? आपको पता होगा पहले मत देने की आयु 21 वर्ष थी, बाद में उसे घटाकर 18 कर दिया गया। तो 21 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? तो रेगिस्तान में मृग तृष्णा, बिल्कुल इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल है। इसमें तो शामिल है। कैलिडोस्कोप, हीरे की झिलमिलाहट चमक में भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। टोटल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है, लेकिन किस में नहीं होता? कैलिडोस्कोप में नहीं होता। इसका जो आंसर है वो होगा आपका बी ऑप्शन। कैलिडोस्कोप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। कुछ बार ऐसा होता है कि हमें लगता है सही है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। तो आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद सोल्व करना है। करते हैं। ये कहता है यह परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है।
परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस ये वाला तो सही है, लेकिन उसने कहा है सही नहीं है। फिर कहता है यह प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब यहाँ आपको अवक्षेपण अभिक्रिया समझनी होगी। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया तो आप समझ पाओगे। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया वह होती है जो अघुलनशील लवण बनाते हैं, अघुलनशील लवण बनाते हैं, वे अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। ठीक है ना? ठीक है, बनाते हैं तो घुलनशील या कहूं तो हाँ लवण बनाते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पर तो कोई मुझे लवण नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो आंसर आपका नहीं होगा। इसे चेक करते हैं। ये होता है लेड Pb प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl और ये बनेगा लेड क्लोराइड PbCl2 और प्लस कॉपर। यहाँ पर कोई लवण है क्या? यहाँ पर लवण तो है, लेकिन शीशे के साथ कोई लवण नहीं बनता, जो घुलेगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा। मीथेन ये गैस, ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर भी कोई लवण नहीं बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं भाई? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये भी लवण है। आपने देखा होगा सल्फेट लवण होता है, क्लोराइड भी लवण होता है, दो लवण बनाते हैं जो नहीं घुलते। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, कौन सा जिंक कार्बोनेट और हाइड्रस जिंक सिलिकेट के प्रकृति अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो वो सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम होगा कैलामाइन। इसका सामान्य नाम क्या होगा? कैलामाइन। आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आया बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है दोस्तों? बोरेक्स एल्यूमिनियम से बनता है। बोरेक्स किससे बनता है? एल्यूमिनियम से बनता है। आपको ध्यान रखना है। बोरेक्स का फॉर्मूला भी शायद मेरे ध्यान था, आपको याद रखना है। नहीं, बोरेक्स एल्यूमिनियम से नहीं बनता, आपको पता होगा 247 BO4 B2 247 आपको याद रखना है। बोरोन नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि 247 बोरेक्स होता है। ठीक है ना? ओके, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? ये कहता है, एक आता है चौक, एक बेंजोल। ठीक है ना? हम्म चलिए, बेंजोल क्या होता है? ये होता है, आपने कोल तार पढ़ा होगा, तारकोल जिसे हम बोलते हैं, कोल तार या तारकोल, वो किससे? इसी से बेंजोल कोल तार या कोयला गैस से प्राप्त होता है। कोयला गैस से प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? पुष्प प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, तो इसमें दोस्तों आप एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा अपनी तरफ से, वो होगा नन ऑफ दीज। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या है, प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है दोस्तों, भाग नहीं है, वो होता है ग्रीवा। वो क्या होता है, ग्रीवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रजनन का भाग नहीं होता है। ये पुरुष में, इसने पूछा पुरुष में, ये ग्रीवा जो है ये होता है महिला प्रजनन का भाग होता है, महिला प्रजनन का तंत्र का भाग होता है। ठीक है, शुक्राणु वाहिनी ये पुरुष का होता है, वर्षण टेस्टिस ये भी पुरुष का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालिदास सम्मान की स्थापना किस साल की गई थी? कालिदास सम्मान की स्थापना किस साल की गई थी? वो की गई थी 1980 के अंदर की गई थी। आपको ध्यान रखना है, कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में की गई थी। कालिदास सम्मान किसने देना शुरू किया था? ये किया था मध्य प्रदेश, एमपी ने, मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। और किन श्रेणियों में दिया जाता है? ये दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है, और किस में दिया जाता है? रंगमंच में दिया जाता है, रंगमंच में दिया जाता है। ये होते हैं एमपी में। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा यहाँ नाम आया है कालिदास का। यहाँ किसका नाम आया है? कालिदास का। जब कालिदास का नाम आया तो कालिदास की हम यहाँ पर कुछ रचनाएं लिखते हैं। कुछ रचनाएं कौन कौन सी होगी कालिदास की? एक तो होगी मेघदूत, मेघदूत होगी कालिदास की रचनाएं। कुमार संभव, कुमार संभव भी कालिदास की रचना होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? तो शास्त्रीय कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है, और सत्रिया असम का है। बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स है दोस्तों, ये ब्रसेल्स नहीं है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? ये है बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है इनमें से किस समिति ने पीएसयू शेयरों में विनिवेश की सिफारिश की है? विनिवेश की सिफारिश की है, वो की है जीवी रामाकृष्णा समिति। जीवी रामाकृष्णा समिति ने सिफारिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या कुछ ये लिख सकते हैं, रेखी समिति किससे संबंधित है? रेखी समिति इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, से संबंधित है। ठीक है, चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित है? चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित है? ये है मौद्रिक प्रणाली का आकलन, मौद्रिक प्रणाली का आकलन के लिए, आकलन के लिए संबंधित है। नरेश चंद्र समिति किससे संबंधित है? ये है नरेश चंद्र समिति किससे संबंधित है? रक्षा के मुद्दों पर सुझाव देने के लिए, तो पर सुझाव देने के लिए नरेश चंद्र समिति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इंदौर में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? इंदौर में कौन सा पर्यटन स्थल है? वो है लाल बाग महल। वो कहाँ है? लाल बाग महल स्थित है। और लाल बाग महल का निर्माण किसने करवाया? अगर आप ये बता पाओ, निर्माण करवाया था किसने? होलकर राजवंश ने, होलकर राजवंश ने, होलकर राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद ऐस बाग की बात करें। ऐस बाग भोपाल के अंदर है, ऐस बाग भोपाल के अंदर है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में हॉकी स्टेडियम है। यहाँ पर क्या है? हॉकी स्टेडियम, स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राग मियां मल्हार किसके द्वारा गाया गया था? राग मियां मल्हार गाया गया था तानसेन के द्वारा। राग मियां मल्हार गाया गया था तानसेन के द्वारा गाया गया था, आपको ध्यान रखना है। तानसेन तानसेन अकबर के दरबार में अकबर के नवरत्नों में से एक था। नवरत्नों में से एक था। नवरत्नों में से एक था, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, नवरत्नों में से एक था। तानसेन सम्मान भी, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है? तो आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान, और ये तो है, ये भी है भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है यूएनओ की एजेंसी, यही तो है। खाद्य और कृषि संगठन भी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ये इसकी यूएनओ की एक एजेंसी नहीं है, यूएनओ की एजेंसी नहीं है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपकी 1998 के अंदर, 1998 में स्थापना होती है, ठीक है। इसमें 60 देश, टोटल 60 देश शामिल हैं, 60 देश शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया? ये आया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अस्तित्व में आया था, ठीक है। ये लागू कब से हुआ आपको बताना है, ये लागू कब से हुआ? लागू हुआ 1937 से, लागू कब से हुआ? 1937 से लागू हुआ था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछूं, विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई? विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक होती है 29 जुलाई 1937 को, 29 जुलाई 1937 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, यूपी में 100 विधानसभा सदस्य है, 100 विधान परिषद के सदस्य, और यूपी में 90, ध्यान देंगे एक बार, यूपी में टोटल कितने? यूपी में 80 लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है, आपको ध्यान रखना, 80 लोकसभा, 80 लोकसभा, विधानसभा 403 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद चीन के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने शासन किया? तो किस दल ने शासन किया? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 1949 को, 1949 को होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है भारत में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपका केरल के अंदर है, केरल के अंदर है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1916 में, इसकी स्थापना होती है 1916 के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान देते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचारों में हाल ही में दिखाई दिया इन वार मिसाइल मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है लंबी दूरी की सटीक मार क्षमता वाली टैंक रोधी मिसाइल लंबाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लंबी, कितनी लंबी? 2000 से 3000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया है दोस्तों, आपको ध्यान
रखना है। और इसकी रेंज जो है, रेंज, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 5 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी है, 5 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, इसकी जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहने वाली है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये रेंज नहीं है दोस्तों, ये केवल उसने दिया है कि टारगेट को हिट करने की दूरी है, टारगेट को हिट करने की क्या है, दूरी है। स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है शून्य भेदभाव दिवस 2025 में 25 का विषय क्या था। 2025 का विषय क्या था, हम एक साथ खड़े हैं, यही इसका विषय था। हम एक साथ खड़े हैं, यही इसका विषय था। ये क्यों चलाया गया, हम एक साथ खड़े हैं, ये चलाया गया है HIV की, HIV की या HIV के खिलाफ, HIV के खिलाफ, HIV के खिलाफ ये चलाया गया है, HIV के खिलाफ चलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है ब्लूमबर्ग की एशिया के 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन आया है। शीर्ष स्थान पर आया है मुकेश अंबानी, शीर्ष स्थान पर आया है मुकेश अंबानी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अभी बहुत सारे हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा कितने स्थान पर है, लेकिन सबसे ऊपर अभी ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया में मुकेश अंबानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, आप सवाल को पढ़िएगा। ये कहता है हाल ही में किसने माइटी में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए UIDAI के CEO का पदभार ग्रहण किया है। वो किया है भुवनेश कुमार ने। वो किसने किया है, भुवनेश कुमार ने किया है, भुवनेश कुमार ने किया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, चलो ये तो हो गया भुवनेश कुमार, यहाँ पर है अजय भूषण पांडे, नहीं सॉरी और नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक है भुवनेश कुमार और एक नाम और है इससे मिलता जुलता ही। चलो आगे बताते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा अनुभाग किसने लॉन्च किया है। भारतीय भाषा अनुभाग किसने लॉन्च किया है, ये किया है अमित शाह ने, अमित शाह ने। अमित शाह कौन है, हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। इन्होंने भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 के भारतीय खेल सम्मान में कोच ऑफ द ईयर किसने जीता है। कोच ऑफ द ईयर किसने जीता है, वो जीता है सुमा सिरूर ने। किसने जीता है, सुमा सिरूर ने कोच ऑफ द ईयर जीता है। सुमा सिरूर ने 2024 का कोच ऑफ द ईयर जीता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। वो कौन सा राज्य है, वो है आपका केरल। वो कौन है, केरल, जो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण को समर्पित आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है केरल। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी जो स्थापना है वो 19 मार्च 2025 को होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहता है यहाँ पर किस नियामक निकाय ने VCF निपटान योजना 2025 शुरू की है। वो शुरू की है सेबी ने। वो किसने शुरू की है, सेबी ने शुरू की है। और सेबी ने जब शुरू की है
कब शुरू की है? 2025 में शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। सेबी का आपको पता होगा, सेबी का आप सभी को पता होगा। सेबी का, चलो मैंने यहां से एक क्वेश्चन पूछा, सेबी का वर्तमान में हेड कौन है? सेबी का वर्तमान में हेड कौन है? आपको ये कमेंट में बताना है, आप सभी बच्चों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है द्वारका के अंदर। ये कहाँ आयोजित किया गया है? द्वारका के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।